बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी प्रोविज़न हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर पढ़ी थी और जो अप्लाई होती थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई एक दो छोटी छोटी सी और बातें हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगर एओपी का क्वेश्चन आ जाए बिजनेस इनकम में तो हम उसको भी सॉल्व कर सकें। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। अब ये इनकम टैक्स ने एक इसको स्टेटस दे दिया, वरना कभी आपने लॉ के अंदर भी ये बात पढ़ी है और I2B वगैरह के टॉपिक के अंदर भी ये बात पढ़ी है कि जो एओपी है उसे लॉ तो सेपरेट एंटिटी नहीं मानता, ठीक है ना। अकाउंटिंग में तो हम हर बिजनेस को ही सेपरेट एंटिटी मानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स ये कह रहा है कि जो एओपी है ना वो इनकम टैक्स की नज़र में ये भी एक पर्सन है। इसीलिए जब हम रिटर्न फाइलिंग की बातें कर रहे थे तो हमने इंडिविजुअल की भी बात की, एओपी की भी बात की और कंपनीज की भी बात की, ठीक है ना। फिर जब हमने वो शेड्यूल देखे सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, तो वहीं एओपी का जिक्र भी हमें नजर आता है। इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर सेपरेट एंटिटी है लॉ की नज़र में तो फिर तो टैक्स एओपी ने अपना खुद पे करना है, ठीक है ना। An association of person is considered a separate entity from its member. Accordingly, AOP is liable to pay tax separately from member of association. इसका मतलब है जैसे कंपनी अपना टैक्स पे करती है और एओपी भी अपना टैक्स पे करेगी खुद, लेकिन इंडिविजुअल जब कोई बिजनेस कर रहा होता है तो जो टैक्स इंडिविजुअल ने पे किया वही बिजनेस का टैक्स है, वही उसका टैक्स है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में पहले कंपनी अपना टैक्स पे करती है, फिर उस कंपनी से आप डिविडेंड लेते हैं तो डिविडेंड इनकम हमने यहाँ पढ़ी है। कंपनी तो चलो अभी हम नहीं पढ़ रहे इस लेवल पे, लेकिन डिविडेंड इनकम के ऊपर हम दोबारा टैक्स पे कर रहे हैं। तो पहले कंपनी 35% टैक्स पे कर रही है और फिर उसके बाद डिविडेंड के ऊपर दोबारा हम 15% टैक्स पे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया इस तरह से। लेकिन बहरहाल ऐसे ही है। इसी तरह वो कह रहा है कि जो एओपी है ये अपना टैक्स खुद पे करेगी, लेकिन कंपनी से एक डिफरेंस आ गया। एओपी के ऊपर हम अपना टैक्स एओपी पे कर देगी, लेकिन जब ये इनकम हमें मिलेगी एज ए पार्टनर तो फिर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंपनी में वही इनकम जब हमें मिलती है दोबारा इन दी शेप ऑफ डिविडेंड तो दोबारा टैक्स लग जाता है, ठीक है ना, डबल टैक्सेशन हो जाती है। एन एओपी इज ट्रीटेड एज टैक्स रेजिडेंट फॉर ए टैक्स ईयर। अब मैंने एओपी की सारी प्रोविजंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि एओपी आपको अलग से देखनी ना पड़ रही हो, यहाँ एक दफ़ा में समझ आ जाए एओपी की ऑल प्रोविजन। एन एओपी इज ट्रीटेड एज टैक्स रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। जाहिर है अगर एओपी रेजिडेंट होगी तो फिर इसे भी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट होगी तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स के ऊपर इनकम पे करना पड़ेगा। A resident AOP is taxable on its worldwide income. If AOP has paid tax for a year, the amount received by the member of the association in the capacity as member out of the income of the association shall be exempt from tax. जो भी बात हम कर रहे थे कि कंपनी से जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी ने अपना टैक्स दिया था, मैं अपने टैक्स अलग दे रहा हूँ। लेकिन एओपी को हमने कहा कि वो अपना टैक्स पे करेगी, लेकिन फिर मैंने उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, जो मुझे शेयर आएगा उसके ऊपर मैंने टैक्स पे नहीं करना। अब बात तो यहाँ रुक जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो ज़रा शेख साहब हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो थोड़े से टैक्स का लालच कर लेते हैं। इसलिए आगे लिखा हुआ है हाउएवर सच शेयर ऑफ मेंबर इज इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ द मेंबर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट फॉर द पर्पज ऑफ रेट। मतलब क्या हुआ, हम एक दफ़ा इनकम में ऐड कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम टैक्स क्रेडिट पर बात करते हैं, ठीक है ना, कि एक दफ़ा हम उसे इनकम बना लेते हैं। जब इनकम बनाते हैं तो स्लैब ऊपर चला जाता है थोड़ा सा, तो उस स्लैब का बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने कहा एक तो ये भी कर सकते थे ना, बात यहीं रुक जाती। फिर तो हम कहते हैं यार जो इनकम हमें शेयर आया है, मसलन एक बंदे को 20 लाख रुपया शेयर आया है, कहाँ से, एओपी से, तो 20 लाख एग्जेम्प्ट है। वो कहते हैं नहीं 20 लाख एग्जाम नहीं है, 30 लाख इसकी अपनी इनकम थी, 20 लाख यहाँ से आप 50 लाख पे पहले टैक्स कैलकुलेट करो, फिर इस पे क्रेडिट दे देंगे एवरेज रेट के ऊपर लाकर, जिससे क्या होगा, हाई रेट लग जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया।
लेकिन बाय डिफॉल्ट हम कहेंगे यही कि इनकम फ्रॉम एओपी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स. However, this income will be added for rate purposes. If at least one of the member of AOP is a company, the share of such company or companies shall be excluded for the purpose of computing total income of AOP, and company or companies shall be taxed separately at the rate applicable to the company. वो कहते हैं कंपनी ऐसे ना कर ले, कंपनी का क्योंकि टैक्स रेट हाई है. तो अगर एक एओपी है जिसमें 2 लोग नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना, इनकी एओपी है, वो कहते हैं फिर क्या होगा, क्या अब भी एओपी अपना टैक्स पे करेगी? वो कहते हैं नहीं, जो कंपनी का शेयर है ना उसे सेपरेट करेंगे, उसके ऊपर कंपनी के ही उसूल लगाएंगे, और इन 2 लोगों का जो शेयर होगा इसको सेपरेट रखेंगे, इनके ऊपर पर्सन का उसूल लगेगा, कंपनी के ऊपर कंपनी के रेट पर टैक्स लगेगा जो कि नॉर्मल 35% रेट. The AOP is entitled to set off and carry forward of its losses as per normal procedure. अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम कल से या परसों से लॉसेस ही का चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, फिर हम सारे लॉसेस को एक जगह लेकर आएंगे. लेकिन यहाँ यही बात लिखी है कि क्योंकि AOP अपना टैक्स खुद पे करती है, तो जाहिर है लॉस भी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? AOP करेगी, ठीक है ना, पर्सन नहीं करेगा. लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा पार्टनर के हैंड में जाके, ठीक है ना. ये एक तो छोटी सी बात हमने पढ़नी. Where a change occur in the constitution of a firm during a tax year, the firm's income is apportioned among member on time basis. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का क्या मतलब है? पहले हम 3 पार्टनर थे, अब 4 हो गए, तो कितना अरसा 3 रहे, कितना अरसा 4 रहे. अब इनकम तो हम साल की निकालेंगे ना, वो कहता हम इसको टाइम अपोर्शन कर देंगे. मसलन अगर 8 महीने हम 3 पार्टनर थे और फिर 4 हो गए हैं, तो फिर मंथ्स की बेस पर इसको क्या कर देंगे? टाइम अपोर्शन कर देंगे. The responsibility of filing the tax return of a firm for a tax year rests with the person who are member in the firm on the date the firm is required to file return. यानी वो कहता है रिटर्न किसने जमा करानी है? वो कहता है जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न है उस वक्त जो पार्टनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है. यानी इसका मतलब अगर कोई आउटगोइंग हो गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो उस वक्त पार्टनर थे उसकी जिम्मेदारी है. वेयर अ फर्म डिसॉल्व और discontinue carrying on the business, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was member in the firm at the time of the dissolution or discontinuation of the business. Tax payable can be recovered from legal है, वही वो जो liability का कॉन्सेप्ट है वही लगेगा कि इंडिविजुअली जो बंदा पकड़ा जाएगा वो सबका टैक्स पे कर देगा, और फिर वो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं. वो जो बी लॉ के अंदर जो लाइबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा. अच्छा, अब आ गया इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैसे होगी इन दी हैंड ऑफ एओपी. इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ एओपी. इफ फॉर ए टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज टैक्सेबल इनकम बिसाइड एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी. अब मसलन यहाँ 2 में बांट लेते हैं हम लोगों को. एक बंदा है जो एओपी का मेंबर है और बस वो एओपी में ही काम करता है, उसकी जितनी इनकम है एओपी से ही आ रही है, इसकी तो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, इसकी तो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है. एक बंदा है उसकी अदर इनकम भी है. अदर इनकम का मतलब है कहीं से कोई सैलरी भी आ रही है, कोई और बिजनेस भी है, कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है. इसकी इनकम की बात हो रही है कि इसमें हम पहले रेट पर्पसेस के लिए ऐड करेंगे और फिर क्रेडिट दे देंगे. यहाँ वो क्रेडिट का फार्मूला आ गया. लेकिन अगर सारी इनकम सिर्फ एओपी से ही आ रही है तो एओपी ने तो इस पे ऊपर टैक्स दे दिया है और ये इनकम पार्टनर के हैंड में आके एग्जेम्प्ट है, फिर इसको रिटर्न जमा कराने की या टैक्स देने की जरूरत नहीं है. If for a tax year an individual has taxable income beside exempt share of profit from AOP, इसका मतलब वो दूसरे वाले बंदे का जिक्र हो रहा है, then the amount of tax payable on the basis of income the individual shall be computed in accordance with the following formula: A over B multiplied by C. What is A?
ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड बी, ये वही एवरेज रेट का फार्मूला है जो क्रेडिट का फार्मूला था, कोई चेंज नहीं, वही एवरेज रेट निकला। और सी क्या है, शेयर फ्रॉम, ठीक है ना, यहां से उसके पास हमारे इनकम आ जाएगी। अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी करते हैं तो चेक करते हैं। फिर आ गया जी की पॉइंट फॉर सॉल्विंग एओपी न्यूमेरिक। अब ये सारे बेसिकली तो सारे जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़े हैं वही पॉइंट है, एक एडिशनल पॉइंट था सिर्फ वहां पर, एनी प्रॉफिट शेयर कमीशन, वो वाला पॉइंट कि अगर मेंबर को पे किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी सारे नॉर्मल उसूल लगने हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसको लिख दिया। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन सॉल्विंग एओपी न्यूमेरिक। Any profit on debt, brokerage, commission, salary or other remuneration paid by an association or person to the member of association is not allowed as expense. Hence it should be added back to the income of AOP. ये प्रोविजन जब हम सेक्शन 21 पढ़ रहे थे वहां पढ़ी थी हमने ये, और हमने कहा था यार ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो सिर्फ AOP पर अप्लाई होगी। AOP ने अगर अपने मेंबर को सैलरी पे की है, कमीशन पे किया है, ब्रोकरेज पे किया है, या कोई भी पेमेंट पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, कुछ भी पे किया, वो सब डिसअलाउ हो जाएगा। भले आपने टैक्स भी काटा हो, भले आपने क्रॉस चेक से भी पे किया हो, जो मर्जी किया हो, ये नेचर ऑफ एक्सपेंस अलाउ नहीं इन केस ऑफ एओपी, ठीक है ना। एक किस्म का ये सब क्या ट्रीट कर रहे हैं हम, इसको ड्राइंग ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस तो नहीं है फिर ये सारा हमने डिसअलाउ कर दिया। FBR has clarified that it is profit before tax of AOP that will be included in the taxable income of its member for rate purposes. ये अभी मैं न्यूमेरिक में आपको बात समझाता हूँ। Share of loss for AOP is neither adjustable against income of its member nor it is considered for rate purposes. वो कहते हैं यार देखो भाई मुझे 20 लाख की इनकम आई थी तो आपने रेट पर्पजेज के लिए ऐड किया था ना, इस दफ़ा मेरे हिस्से में 7 लाख का लॉस आया है तो ये भी रेट पर्पजेज के लिए ऐड करें ताकि मेरा रेट नीचे आ जाए। वो कहते हैं नहीं, जो लॉस है वो कौन टेक केयर करेगा, एओपी खुद टेक केयर करेगा। अब ये वाली एक बात और ये वाली एक एडजस्टमेंट हमने डालनी सीखनी है, बाकी तो सारा हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाकी तमाम उसूल लगेंगे, कौन से, क्रॉस चेक वाले, फुला वाले, ये वाले, एंटरटेनमेंट वाले, यूटिलिटी एक्सपेंस वाले, डेप्रिसिएशन वाले, तमाम उसूल लग रहे हैं, ये एक एडिशनल उसूल लग रहा है। तो सवाल का पैटर्न वही होगा, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स और एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, उसमें वो सारी सेक्शन 21 की इनएडमिसिबिलिटीज भी आएंगी, उसके एडिशन में एक इनएडमिसिबिलिटी ये भी आ रही होगी, दैट्स इट। ये एक सवाल है, इसको हम देखते हैं, एक छोटा सवाल के ऊपर इतने कॉन्सेप्ट्स को सारे को देख लेते हैं। मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर वजाहत आर टू लॉयर्स एंड वर्किंग टुगेदर इन अ फर्म नेम एंड स्टाइल ऑफ रिजवान वजाहत एसोसिएट। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म हैज अर्नड एग्रीगेट प्रॉफिट 300,000 प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। द अफोरसेड प्रॉफिट इंक्लूड फॉलोइंग डिडक्शन। वो कहता है भाई ये जो प्रॉफिट आया ना 3 लाख रुपया, ये डिडक्शन के बाद आया, कौन सी, सैलरीज टू पार्टनर, मिस्टर रिजवान 1 लाख, मिस्टर वजाहत 1.5 लाख। अच्छा जी, एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये जस्ट फ्लेवर देने के लिए कि भाई आपको पता चले कि जो बाकी उसूल है बिजनेस इनकम के वो एज इट इज अप्लाई होने हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेमेंट एक्सीडिंग 50,000, वही फ्लेवर देने के लिए। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट टू रिजवान, ये वाला कॉन्सेप्ट लाने के लिए एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेन्यूमरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन। कोई भी नाम रख लें, कोई भी नाम रख लें, कोई भी नाम रख लें, अगर पार्टनर को कोई पेमेंट हो रही है तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। उसका नाम प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है इंटरेस्ट आ गया, ब्रोकरेज आ गया, कमीशन आ गया, सैलरी आ गया, फिर उसने और वजाहत के लिए और अदर रेन्यूमरेशन, ये सारे डिसअलाउ करने हैं, उसको फ्लेवर देने के लिए फिर वो प्रॉफिट ऑन डेट दे दिया। और फिर लिखा हुआ है बोथ पार्टनर हैव इक्वल शेयरिंग इन दी फर्म 50-50। मिस्टर रिजवान हैज नो अदर इनकम, ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ये वाला कि इफ कोई नहीं है, और दूसरे की हमने अदर इनकम डाल दी ताकि सारी चीज़ें ये इस एक छोटे से सवाल के अंदर हम इसको समझ लें, लर्न कर लें। ये आई कैप की किताब का ही सवाल है बेसिकली। तो
Wajahat is also running a business of printing and advertising services. He earned income of 1,50,000 from said business. Determine the tax liability of the firm and its member for tax year 2023. ठीक हो गई बात? पहले फर्म की बात करनी है हमें, तो फर्म तो हमें उसी तरह ही शुरू करना पड़ेगा, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, ठीक है ना। एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, सेक्शन 21 सारा अप्लाई होगा। बैड डेट का कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होगा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होगा, अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होगा, प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होगा। सारे कॉन्सेप्ट 100% बिजनेस के अप्लाई होंगे। इन एडिशन टू दैट एनी प्रॉफिट ब्रोकरेज कमीशन वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। पार्टनर सैलरी हमने ऐड बैक कर दी, ये नॉर्मल वाले एक्सपेंस का फ्लेवर डालने के लिए डाल दिया। पेमेंट अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल, ये उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया, लेकिन वो 50,000 से कम, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट पेबल टू पार्टनर, टोटल टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब है सारा सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25 अप्लाई किया और 21 का वो सब सेक्शन भी अप्लाई किया। प्रॉफिट एनी प्रॉफिट कमीशन, ये वाला भी अप्लाई कर दिया। हमारे पास इनकम आ गई किसकी? एओपी की। एओपी की अकाउंट्स में शो हो रही थी 3 लाख इनकम, लेकिन टैक्स वाले कह रहे नहीं भाई 6,40,000 इनकम है। अब एओपी वाले स्लैब में जाकर, एओपी वाले शेड्यूल में जाकर हमने टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट कर दिया और टैक्स जो है वो पे कर दिया। तो बाकी इनकम क्या रह गई? 6,38,000। 2,000 रुपया टैक्स बना, 6,38,000 हमने इसको लगा दिया। क्लियर होगी बात जी? ये वाली कहानी तो फिर भी आसान है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सिवाय इसके कि पार्टनर को जो कुछ गया है वो हमने डिसअलाउ कर दिया, दैट्स इट। बाकी सारे नॉर्मल बिजनेस के सारे उसूल लगा दिए हमने इसको। अच्छा जी, अब रह गया किसका जी? पार्टनर्स की बात। लेकिन पार्टनर से पहले ना हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की एक रिकंसिलिएशन बनानी है। अब ये एक छोटी सी ट्रिकी बात है। पहले हमने क्या किया है, वो जो सेक्शन हमने अप्लाई किया, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेन्यूमरेशन डिसअलाउ कर दिए। लेकिन हमने दी तो हुई है पार्टनर को, ये पार्टनर सैलरी ड्रॉ करते रहे, कमीशन ड्रॉ करते रहे और प्रॉफिट ऑन डेट उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। अब क्या करें, सबसे पहले जितने पार्टनर हैं ना आपके, उन्हें जो कुछ आपने डिसअलाउ किया ना वो पहले उनके अकाउंट में डालें। इसकी सैलरी कितनी थी और इसकी सैलरी 1.5 लाख, इसको प्रॉफिट ऑन डेट भी मिला था, इसको नहीं मिला था, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहां वो बात समझनी है। ये जो मैंने यहां एक पॉइंट लिखा हुआ था, FBR हैज क्लैरिफाइड दैट इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कहता है आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6,40,000। वो कहता है अब एक वर्किंग ऐसे करें, 6,40,000 का टैक्स है, प्रॉफिट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 50-50। तो 6,40 को 50-50 नहीं डालना, बल्कि क्या करना है, पहले सैलरीज, प्रॉफिट ऑन डेट, ये चीजें कर लेनी है। इधर देखें हम टोटल करके चल रहे हैं, सैलरी 2.5 लाख पे हुई, प्रॉफिट ऑन डेट 50,000 पे हुआ, ये माइनस कर दें इस 6,40,000 में से, बाकी बचा 3,40,000। असल में ये वो अमाउंट है जो 50-50% जानी है। क्या किया, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है इसके ऊपर 50-50 का उसूल नहीं लगाना, बल्कि पहले जो सैलरी है वो देख माइनस कर लें इसमें से, फिर अगर प्रॉफिट ऑन डेट है वो माइनस कर लें, अगर कोई कमीशन है वो माइनस कर लें, अगर कोई ब्रोकरेज है वो माइनस कर लें, फिर जो प्रॉफिट बचा है इस पर उसूल लगना है। क्योंकि सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसूल है, इसे लाख मिलता है, इसे 1.5 लाख मिलता है, इसे प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा। बात समझ आ रही है? इसके ऊपर 50-50 का उसूल लगाया। 170 इधर चला गया, 170 इधर चला गया। आई कैप ने बड़ी अच्छी एक नपी तुली एक एग्जांपल बनाई हुई है ताकि कॉन्सेप्ट बच्चा जो है वो यहां से लिफ्ट कर सके। अच्छा देखें, अब टोटल लगाया, ये फिर 320 आ गया। यहां वो कॉन्सेप्ट समझना है। बाद दफा बच्चा
सवाल से कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा होता है। अब सवाल से जब भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, ये गलत हो जाएगा काम। सवाल से क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है कि यार सीधे ही डाल देते 640, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, ये कहीं नहीं हमने पढ़ा। ये तो कोइंसिडेंस है। ये तो सवाल ऐसे बनाया हुआ था कि अल्टीमेटली इसे भी 1.5 लाख मिला, इसे सैलरी 1.5 मिल गई, इसलिए ऐसा हो गया। अदरवाइज वरना ये सारी एक्सरसाइज क्यों कराई जा रही थी? ये तो एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हम कहते ठीक है जी 50-50 डिवाइड करते हैं। नहीं, पहले जो कुछ आपने डिसअलाउ किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये बैलेंसिंग अमाउंट को 50-50 पे लेकर जाएं, और वो जो हमने इनकम ऐड करनी है ना फॉर रेट पर्पजेज, वो ये वाली ऐड करनी है। सही है? रेट पर्पजेज के लिए जो इनकम ऐड होनी है वो यहां से हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मिस्टर रिजवान की कोई अदर इनकम है तो 3,20,000 ऐड कर देंगे। अगर वजाहत की कोई अदर इनकम है तो 3,20,000 ऐड कर देंगे। और अगर कोई इनकम नहीं है तो इस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे हो गया हुआ है इन द शेप ऑफ एओपी। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास 2 पार्टनर थे, एक मिस्टर रिजवान। As Mr. Rizwan has no other source of income, therefore this income is not chargeable to tax. वजाहत का और भी बिजनेस था। अब हमने उसे कहा शेयर फ्रॉम एओपी, एग्जेम्प्ट बट इंक्लूडेड फॉर रेट पर्पज। 3,20,000 ये, और फिर उसकी बाकी इनकम जो इन्होंने बता रखी थी हमें, इनकम फ्रॉम प्रिंटिंग 1,50,000। टोटल इनकम होगी 4,70,000। लेकिन ये अभी भी टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए नहीं लगा। अगर हम इसको ज़्यादा कर दें दोनों को तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, और इस टैक्स में से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर होगी बात जी? अब वहाँ भी फार्मूला आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो ज़रा हम यहीं को ज़रा एडिट करके ज़रा लगा लेते हैं। आप रेट मुझे दे दें। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो इनकम थी ना, वो एओपी से कितनी इनकम आई है? 3,20,000, और हम इनकम फ्रॉम प्रिंटिंग 9 लाख एज्यूम कर लेते हैं। तो कितनी हो गई जी? 12,20,000। 12,20,000 हो गई। इस पर टैक्स जरा मुझे कैलकुलेट कर दें, निकालने का किताब। इंडिविजुअल एंड एओपी की अलग स्लैब है, बिजनेस वाली। सेवेंटी टैक्स कितना बन गया जी? 79,000। ये ठीक है टैक्स? 12,20,000 के ऊपर मुझे तो गलत लग रहा है। कौन सी स्लैब में फॉल कर गया ये बदनसीब? नॉन सैलरीड वाली स्लैब लगानी है। 19,000। बच्चे रेट लगाना भी माशाल्लाह करीब आ गए ना एग्जाम। अब हाँ जी 79 ही आ रहा। चलो कोई मसला तो नहीं है, बस ऐसे ही करना, कोई मसला नहीं। अच्छा जी 79,000। अब देखिए, अब हमने अगर 2 बातें हैं, हमने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो फिर वही करेंगे A/B मल्टीप्लाइड बाय, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैक्स क्रेडिट निकल आएगा। बस ये बात मैंने समझानी है आपको, क्योंकि आई कैप में पास पेपर कोई देखेंगे तो उसने दोनों तरह से कैलकुलेशन की होगी। मसलन हम कहते हैं 79,000 डिवाइडेड बाय 12,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,20,000। जरा मुझे आंसर दे दें इसका। 207
21 नहीं यार क्या कर रहे हैं और नहीं ये कैसे आ रहा है नहीं क्या आ रहा है 207 213 मैं यही तो कह रहा हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा जी बात समझ आ गई। 20,721 रुपए का टैक्स क्रेडिट आ गया तो आप इसमें से 20,721 माइनस कर दें 58,279 ये आपका टैक्स पेबल आ गया। बाद दफा आपको पास पेपर के सोल्यूशन में एग्जामिनर क्या करेगा इसकी बजाय ना यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा 79,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख तो ये टैक्स पेएबल निकल आएगा डायरेक्ट। ताकि आप उस वक्त ना कंफ्यूज हो एग्जाम से पहले मुझे व्हाट्सएप करके ना पूछ रहे हो सर इसने इससे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए क्या आ गया आंसर 58,279 ठीक है ना। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स क्रेडिट निकल आएगा और अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दायरा टैक्स पेएबल निकल आएगा। ऑब्वियस सी बात है जैसे मर्जी चल पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा गौर करें यहाँ लॉ क्या कह रहा था आपको। C is the individual actual taxable income for the year। लॉ C इसको ही एज्यूम कर रहा था 9 लाख को टैक्स पेएबल ही निकालने को कह रहा था डायरेक्ट निकाल। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ दोनों तरीके ठीक हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। माइनस नहीं करना एओपी का लॉस होता तो माइनस नहीं करना। लॉस जो है वो एओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। क्लियर हो गई बात है जी। सर वैसे तो ये रिडक्शन डिसअलाउ हो जाती है लेकिन अगर जो इनकम एज अ सैलरी पे की जाती है वो जब इंडिविजुअल इनकम में आती है तो वो सैलरी ट्रीट होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होती है। नहीं इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होगी। शेयर ऑफ एओपी जो है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको हमने माना ही नहीं है ना। उसको हमने सैलरी तस्लीम ही नहीं किया ठीक है ना। उसको हमने सैलरी तस्लीम नहीं किया हमने उसे बिजनेस इनकम ही तस्वुर किया। हमने कहा यार आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से कर रहे हो कोई बात नहीं है तो अब उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन कर दिया। लेकिन इसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस मान रहे हैं ना। इसका मतलब है ये सैलरी हमने सैलरी नहीं मानी इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी है इनकम फ्रॉम एओपी मानी है ठीक है। और इसके ऊपर हम आपसे टैक्स भी नहीं मांग रहे क्योंकि एओपी ने टैक्स पे कर दिया। तो एक पार्टनर को इसीलिए टैक्स नहीं देना पड़ रहा बिकॉज एओपी ने टैक्स पे किया। जी इनकम फ्रॉम बिजनेस जाएगी वरना तो हम बड़ा आसान हो जाएगा अपनी सैलरीज लगा लेंगे और सैलरीड इंडिविजुअल कहलाएंगे। नहीं जब आप पार्टनरशिप में हैं तो आपने असल में तो पार्टनरशिप के किस बिजनेस का नाम है टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आपने प्रॉफिट शेयर करना था। सैलरी तो बेसिकली आपने एक अपनी निज़ाम चलाने के लिए ले लिए इसीलिए लॉ ने इसको नहीं ट्रीट किया। वो कहता है नहीं आपको इनकम फ्रॉम एओपी 3,20,000 आई है भाई उस इनकम में से तो 1 लाख की सैलरी थी 50,000 का इंटरेस्ट था 1,70,000 इनकम थी। यही तो मसला है। लॉ ने इस सारे को इनकम फ्रॉम एओपी कंसिडर किया। डिसलॉ करने का मतलब ही यही। अच्छा जी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी 98A where a change occur in the constitution of the firm during a tax year the firm income is apportioned for the rate purposes among the partner on the basis of 98A the responsibility of filing the return। वही कि जनाब अपोर्शन करना है ना हमने अगर चेंज आएगी तो 90A वो पुराने पार्टनर का उधर चला जाएगा नए पार्टनर का उधर चला जाएगा और किस बेस पर टाइम बेसिस पर चला जाएगा। discontinuation of the business or dissolution of AOP where AOP dissolved or discontinue carrying on the business any tax payable by the firm is recoverable from any person who was partner in the firm at the time of dissolution or discontinuation of the business। Tax payable can be recovered from legal heirs of the deceased partner। ये वही बी लॉ वाली सारी एजम्पशन आ गई। Succession to business other than on death
डेथ के अलावा अगर किसी ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है, वालिद ने अपना बिजनेस बेटे को दे दिया है, बेटे ने वालिद को दे दिया, where a person carrying on a business or profession has been succeeded in any tax year by any other person otherwise than on death of the predecessor and the successor continue to carry on the business or profession. आप ऐसे समझें, एक शख्स बिजनेस कर रहा था पार्टनरशिप में, क्योंकि इस वक्त हम पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं, उसने ये बिजनेस अपने बेटे को दे दिया और बेटे ने भी सेम बिजनेस कंटिन्यू रखा, तो फिर कुछ प्रोविजंस का जिक्र हो रहा है. एंड सक्सेसर कंटिन्यू टू कैरी ऑन दैट बिजनेस और प्रोफेशन. The predecessor shall be liable to pay tax in respect of the income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and of the tax year or year preceding that. वो कहता है जिस दिन ये काम हुआ है वो वहां तक का टैक्स और उससे पिछले सालों का टैक्स, ये तो किसने पे करना है? प्रेडिसेसर. और जो अब नया बंदा आया, सक्सेसर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ सच आफ्टर सक्सेशन, और उसके बाद आने, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जिस तारीख पर सक्सेशन हुई है वहां तक के टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेडिसेसर्स की, बाप की, ऐसे कह ले अपने समझने के लिए. और उससे पिछले सालों का कोई टैक्स निकला है? आपको पता है अब हमने असेसमेंट, रिटर्न्स, अपील्स पढ़ ली हैं. पिछले 10 सालों तक का नोटिस देना पड़ सकता था. 5 साल तो नॉर्मल वाले में ही देना है. अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो 10 का भी नोटिस आ सकता था. उन 10 सालों का जिम्मेदार कौन है? पुराना बंदा. अब जिस तारीख से सक्सेशन हो गई है, टेक ओवर कर लिया, यहां से ऑनवर्ड के सालों के लिए ये नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन अबव where the predecessors cannot be found, the tax liability in respect of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and of the years or year preceding to that year shall be that of succession. वो कहते हैं भाई अगर पिछला बंदा ना मिला तो फिर जैसे हम 9 मई वालों को उठाते हैं, फिर उसी तरह तुम्हें भी उठा लेना हमने, फिर तुम जिम्मेदार हो जाओ. बात समझ आ गई? अगर वो ना मिला, वो ज्वाइंटली एंड सेवरली वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया. वो कहते हैं प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? जिसने बिजनेस ट्रांसफर किया है. लेकिन अगर बिजनेस ट्रांसफर करने वाला बंदा ट्रेस नहीं हो रहा तो जिसको ट्रांसफर किया है उससे भी ये टैक्स रिकवर हो सकते हैं. और जाहिर आगे लिख देंगे कि वो चाहेगा तो उससे टैक्स रिकवर कर लेगा. वही ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक हो गई बात? आपने जाकर जो ये एक छोटा सा सवाल है वजाहत वाला, इसको अपने हाथ से सॉल्व कर लेना है. ये देखने में समझ आ जाएगा, लेकिन ये वाली ट्रिकी सी एक बात जो है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में जाकर अगर आपने अपने हाथ से इसको नहीं गुजारा हुआ होगा तो. बच्चे तो बच्चे ही है ना यार, बच्चों के. अच्छा जनाब, अब हमारे जो छोटे छोटे काम रह गए हैं, हम कल से तो कोशिश करेंगे. हमने अभी साथ हमने शुरू करना है इनकम, वो लॉसेस का चैप्टर. लॉसेस का चैप्टर ज़रा थोड़ा सा स्लो करके पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो हम लॉसेस के साथ ब्लेंड कर लेंगे. हमारी एक वेल्थ स्टेटमेंट का इतना सा ही काम है, छोटा सा एक वेल्थ स्टेटमेंट हमने वो करनी है. पार्टनरशिप का हमने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिया. और इनकम टैक्स में हमारा और क्या रह गया है. फिर हम किताब खोल के एक दफ़ा ICAP की किताब खोल के देख लेंगे कि कोई चीज़ हमारी कहीं कोई पेंडिंग, कोई ऐसे छुट्टी हुई रहती तो नहीं है. लेकिन अगले 5-7 दिनों के अंदर इनकम टैक्स हमारा इंशाल्लाह ताला एक मर्तबा वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम सेल टैक्स इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे. जी बिल्कुल होंगी. हम जैसे पहले वो एक बीच में प्रैक्टिस, आप तो मेरे ख्याल उन दिनों में शायद आ नहीं रहे थे आप लोग, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस क्लासेस की हैं. हम उसी तरह ही जैसे इनकम टैक्स ख़त्म करेंगे फिर एक प्रैक्टिस क्लास ऐड कर देंगे, वहाँ पर हम उसको लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला. इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे आएगा, क्या डेट हो जाएगी उस दिन हमारी? ऐसे ही करेंगे शुरू. एंड नहीं आएगा ना, मैं वही तो बताने लगा हूँ आपको. नेक्स्ट सैटरडे हमारा आ जाएगा 13 तारीख को, ठीक है ना. फिर हम 13 से लेकर हमारे पास 15 दिन होंगे, हम उसमें एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पज, साथ साथ करेंगे.
सेल टैक्स हम अपनी रूटीन की क्लास में पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस सेशन हम अपनी वही जैसे 1:30 बजे पहले आते थे उस तरह का कोई टाइम एक एलोकेट करके उसके अंदर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलें।